जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो दोस्तों, आज के हमारे इनिशिएटिव में क्वेश्चन आईआर का बनता है। सो क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। द क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस हैज इंडिया मेड इन इट्स फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया पोस्ट द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो देखिए दोस्तों, अब ये बहुत पेचीदा मामला रहा है इस पूरे साल में। अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल करना 15 अगस्त 2021 से, जैसे कि आप जानते हैं अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है बहुत इनस्टेबल है बिकॉज तालिबान हैज कैप्चर्ड ऑल ऑफ अफगानिस्तान। अब इसके चलते हमारी जो एंगेजमेंट है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, तो ये बात हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करी है एडिटोरियल्स में भी, दैट इंडिया के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है इस रीजन में, एंड इंडिया की अपनी प्रेजेंस बनाए रखना अफगानिस्तान में, उसके लिए इंडिया को अलायंस चाहिए। अब हमको ये भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना के चलते हमारी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है। तो हम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, जो कि आमतौर पे हमारे प्रायोरिटी में कभी नहीं थी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कभी हमने इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, लेकिन इस साल में एज वी एंडिंग दिस ईयर 2021, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ हमने ये देखा कि हमने 2 बारी आउटरीच करा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। तो पहली बारी यानी कि नवंबर एंड में, जब अजीत डोभाल ने, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द कंट्रीज सराउंडिंग अफगानिस्तान, विच आर ऑब्वियसली द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। एंड जस्ट रिसेंटली, अभी जस्ट 2 weeks बैक, there was this third India Central Asia summit which happened, which was convened by our honorable foreign affairs minister। तो उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था। और ये भी आपको पता होगा दैट अभी आने वाले 1 महीने में, जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा हमारा, तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, सो दे विल बी कमिंग टू इंडिया एज द चीफ गेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, राइट। तो अब इस आंसर को हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आंसर में पहले तो हम कोई, अगर जैसे मान लीजिए सी राजा मोहन है, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लिखते हैं, उनके काफ़ी अच्छे ओपिनियंस आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो सी राजा मोहन कहते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम सर्टन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड द 2012 कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, सेंट्रल एशिया कभी भी ज़्यादा दिल्ली के लिए इतने हाई एजेंडा में, हाई प्रायोरिटी के लिए नहीं रहा था। अब बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान, हमारा जो आउटरीच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज दोनों के, सेंट्रल एशियन रीजन के जो कंट्रीज और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं काफ़ी कॉमन है, राइट। बिकॉज द टेररिज्म, द वायलेंस एमिनेटिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑफ अ बिग कंसर्न फॉर बोथ इंडिया एंड दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके अलावा सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ये आपको जैसे कि पता है अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, कि जो मोस्टली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, और यहाँ पे वास्ट मिनरल वेल्थ है जो कि अनटैप्ड है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स की बात करें, यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत टाइम से स्टक हैं। हम तापी पाइपलाइन की बात करें, हम आईएनएसटीसी कॉरिडोर की बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें, ये इनिशिएटिव स्टक क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली हिस्टोरिकली जो डिफरेंसेस रहे हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, एंड जो इंस्टेबिलिटी रही है अफगानिस्तान के साथ, तो इसके चलते ये जो हमारी कनेक्टिविटी भी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। और इस सेंट्रल एशियन रीजन में, जो कि लैंडलॉक्ड है, यहाँ पे 2 कंट्रीज का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, रशिया और चाइना। तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, राइट। और अभी चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, उसके चलते, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके चलते बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस सेंट्रल एशियन रीजन से पास करते हैं। सो डेफिनेटली चाइना exerts a lot of influence on this region. Now, the following recent events show that India has moved from the earlier soft power engagement in the Central Asian region towards a renewed high-level realpolitik, यानी कि practical, pragmatic engagement with the Central Asian republics. तो ये जो आउटरीच है, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, या जो अभी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने जो मीटिंग अभी कन्वीन करी, तो ये अब डेफिनेटली दिस इज मच मोर बियॉन्ड द कल्चरल डिप्लोमेसी, मच मोर बियॉन्ड द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी विच वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स। सो नाउ सर्टनली वी आर इनकॉर्पोरेटिंग मोर pragmatic and practical features as vis-a-vis our foreign policy towards the Central Asian region is concerned. Now, November 2021 में तो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जैसे मैंने अभी बताया, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं,
इन सब कंट्रीज के, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, अलॉन्ग विद ईरान, अलॉन्ग विद रशिया, ये सब आए थे। अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने मीटिंग कन्वीन करी थी टू डिस्कस अबाउट द इश्यूज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, हाउ वी कैन कलेक्टिवली provide humanitarian assistance, humanitarian aid to the people of Afghanistan so that the people of Afghanistan don't feel abandoned. Right. उसके बाद अभी दिसंबर में, so there was this third India Central Asian Foreign Minister dialogue. So Indian External Affairs Ministers S. Jaishankar had invited the Foreign Affairs Minister of the Central Asian countries again to discuss on the issues happening in Afghanistan, the humanitarian crisis. देखिए, हमको फ्रेंड्स चाहिए, we need friends. अगर हमको अपनी प्रेजेंस इस रीजन में बनाए रखनी है, तो देखिए पाकिस्तान, अब हम फिजिकल एक्सेस तो है नहीं हमारे पास अफगानिस्तान के लिए, वी डोंट हैव दैट लग्जरी, तो हम कैसे अपना एक्सेस और कैसे अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बना सकते हैं? अगर हम अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कन्वर्जेंसेस बढ़ाएं, उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करें, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विज़-अ-वी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हम रखें, तो हमारे जो कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान वो मीट हो सकते हैं। एंड देन यहां पे 4 सीज की बात करी है, 4 सीज। तो 4 सीज आर कमर्स। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया का जो ट्रेड है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज इज ओनली अबाउट $2 billion। Whereas a country like China is having a trade relation with the Central Asian countries worth hundreds of billions of dollars. So we are lagging behind. तो बात करी गई है 4 C's के ऊपर: commerce, capacity enhancement, connectivity and contact. So these are going to be the 4 pillars of the new geo-economic partnerships in the times to come. Because I'll repeat again, ये जो region है, Central Asian region है, यहाँ पे vast untapped mineral wealth है, natural gas reserves है, यूरेनियम रिजर्व्स है, तो ये इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर इस चीज का एक सक्सेसफुल एक्सचेंज हो सके तो इसके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 सीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले टाइम में विज़-अ-वी आवर पॉलिसी टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रीजन इज कंसर्न। और जैसे कि आप जानते हैं, रिपब्लिक डे पे अभी इन 5 कंट्रीज के, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, इनको इनवाइट किया गया है एज गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। तो ऑब्वियसली वी आर इनकॉर्पोरेटिंग मोर प्रैग्मेटिज्म, मोर प्रैक्टिकलिटी एज फार एज आवर फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रीजन इज कंसर्न। अभी तक हमने इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई थी, और हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारी प्रायोरिटी vis-a-vis the Central Asian country cannot be dictated by the interests of America. देखिए, अब यहां पे ये बात समझनी भी जरूरी है कि 2 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशियन रीजन में। कौन से हैं? रशिया है और चाइना है। अब चाइना के साथ हमारी नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन रशिया के साथ तो हमारी बहुत बनती है, रशिया के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। यूएस की शायद नहीं बनती रशिया के साथ, यूएस की नहीं बनती चाइना के साथ। डजंट मीन कि अगर हम यूएस के साथ क्वाड में है, इंडो पैसिफिक में, डजंट मीन कि हम ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज ना कर पाए टू मेंड आवर रिलेशंस विद चाइना, बिकॉज चाइना और रशिया के बिना हम सेंट्रल एशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस नहीं बना सकते। तो इन दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो एट वन हैंड अगर हम यूएस के साथ अपनी दोस्ती रखी हुई है हमने, एंड द अदर हैंड नोबडी स्टॉपिंग अस टू परस्यू आवर ऑब्जेक्टिव्स, टू परस्यू द जियो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंट्रल एशियन रीजन, हैविंग गुड सिनर्जी विद बोथ रशिया एंड चाइना। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे, एचसीओ, द यूरेशियन ब्लॉक, तो इसमें बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। सो एंटी टेररिज्म एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया बोथ वांट टू कंटेन द ग्रोथ ऑफ रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस इन दिस रीजन, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड in Afghanistan after the Taliban has taken over. So nobody would want terrorism spilling over, because this will impact Central Asia as well as South Asia. So both India and Central Asian countries have this concern. उसके अलावा India's re-energized engagement in the past few years with the SCO and its regional anti-terrorist platform will be critical to tackling the threat of radicalization in the region. Now this platform, this mechanism exists within the SCO. However, ये प्लेटफॉर्म कितना सक्सेसफुल रहा है, ये दैट इज वर्थ क्वेश्चनिंग। तो कैसे इस मैकेनिज्म को, जो रैट्स प्लेटफॉर्म है, जो रैट्स मैकेनिज्म है RATS, कैसे इसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद टेररिज्म एंड इस्लामिक रेडिकलिज्म। ओके, उसके बाद
इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, जो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशियन जो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशियन समिट हुआ है जिसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स आए थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, तो इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव एन इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग इन 2022. डेफिनेटली $2 बिलियन का ट्रेड बहुत कम है, सो वी नीड टू इंक्रीज आर ट्रेड विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. एट द सेम टाइम वी नीड टू मूव ओवर दिस फैक्ट कि दैट हम अपना ट्रेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इसी करके ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज हमने चाइना को काउंटर करना है. ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी है, सो इंडिया हैज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस बेंट ऑफ माइंड कि जस्ट बिकॉज वी हैव टू काउंटर चाइना ओनली, दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज द इंसेंटिव फॉर अस टू इंक्रीज आर ट्रेड एंगेजमेंट विद दिस रीजन, राइट. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऑब्वियसली चाइना का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है. तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन विद चाइना in the Central Asian region, we need to strengthen our economic clout. We need to strengthen our diplomatic presence. We need to engage more periodically with these countries more often. A comprehensive partnership. बेशक आज $2 बिलियन का ट्रेड है हमारा, लेकिन आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैन इंक्रीज इंडियाज फुटप्रिंट इन द रीजन एंड ऑल्सो हेल्प इंडिया टू सिक्योर इट्स interests in this region. Now, what is the way forward? Now, India can definitely continue its humanitarian assistance to Afghanistan. After all, we have strong people-to-people links with the people of Afghanistan. We have invested $3-4 billion in Afghanistan in the last 20 years. So definitely, we wouldn't want, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, we wouldn't want the people of Afghanistan, the civil society of Afghanistan to feel abandoned. So obviously बहुत सारे student exchange programs होते हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ पहले से चलते आ रहे थे, right? So India can continue to engage in the humanitarian assistance, humanitarian aid programs to Afghanistan with the help of Central Asian countries also. India must also create some sort of hard power capabilities. वो soft power का जो game है वो काफ़ी हो चुका है. Cultural diplomacy की बात करें, Buddhist circuit की बात करें, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं in the past. अब अगेन मैंने अभी बात बोली थी कि चाइना के साथ compete करने की भावना के साथ हमको सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एंगेज नहीं करना, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना की जो हार्ड पावर है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, राइट. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इतने सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, मिलिटरीली चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इन कंट्रीज को. इवन जैसे आपको जैसे पता है कि जब यूएस ने विड्रॉ किया अपने आप को अफगानिस्तान से, तो जो वैक्यूम क्रिएट बिहाइंड किया गया था, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए रशिया एंड चाइना फिल्ड द शूज ऑफ यूएसए. नाउ वी नीड टू डू मोर देन टॉकिंग, so definitely we need to deliver. So we need to demonstrate our hard power capabilities along with the soft power capabilities which we have already shown in the past. तो जो soft power है ये मैंने red में highlight करी है italics में. So soft power cannot replace hard power in real politics, right? Practicality की बात करें, pragmatism की बात करें, तो soft power long सस्टेनेबल एक सोल्यूशन नहीं रहेगा कि सॉफ्ट पावर के जरिए, कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए हम अपनी इंगेजमेंट किसी भी रीजन के साथ, सेंट्रल एशियन रीजन हो, एशियन हो, इंडो पैसिफिक हो, अफ्रीकन नेशंस हो, तो सिर्फ सॉफ्ट पावर के ऊपर निर्भरता हम नहीं दिखा सकते. सॉफ्ट पावर जरूरी है बट सिर्फ सॉफ्ट पावर जरूरी नहीं है. सो डेली कैनॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सो कंक्लूजन में, दैट डेली कैनॉट हैव एन इफेक्टिव सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ रशिया एंड चाइना. तो दिस ऑल्सो मीन्स कि ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अपने रिलेशंस चाइना के साथ और इंप्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए, बिकॉज क्योंकि सिंस ये दो कंट्रीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होल्ड करती हैं. रशिया बिकॉज ये सारी की सारी कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, और चाइना बिकॉज चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इस रीजन से भी पास करता है. तो बहुत लाखों करोड़ों रुपए डॉलर्स चाइना ने इस रीजन में लगाए हैं. तो चाइना का इन्फ्लुएंस आज के टाइम पे, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट बहुत ज्यादा है. सो डेफिनेटली सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मजबूर हैं, वो भी इंडिया के साथ अपनी रिलेशंस और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बट दे कैनॉट डिफाई चाइना, दे कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट चाइना. सो वी नीड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन विद रशिया एंड चाइना इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रेजेंस मोर इन दिस रीजन. इससे हम पाकिस्तान को भी आइसोलेट कर पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन दैट फाइन बैलेंस बिटवीन अमेरिका एंड रशिया एंड चाइना ऑन द अदर एंड. सो ठीक है दोस्तों, इस आंसर में इतना ही. तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे IR के जो क्रैश कोर्स की सीरीज का. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर भी समझ आया होगा. तो बहुत जल्दी मिलेंगे और टॉपिक्स के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.